राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम बात कर रहे थे मेष लग्न के द्वादश भाव में राहु की स्थिति को लेकर के, तो हमने अष्टम भाव तक जान लिया है। मेष लग्न में राहु अष्टम भाव तक क्या परिणाम आपको प्रदान करेंगे। अब हम जानेंगे मेष लग्न के नवम भाव में राहु की स्थिति। राहु के विषय में मैंने लग्न का जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत कुछ बताया था राहु के विषय में। पौराणिक कथा भी है कि राहु अमृतपान के समय में भगवान विष्णु ने राहु का जो दैत्य का जो सिर छेदन किया था, तो सिर के रूप में जो बचा वो राहु है। उनके धड़ नहीं है, तमोग्रह है, छाया है, ब्रह्म है। राहु की जो भौगोलिक स्थिति है वो कोई पिंडात्मक नहीं है, इत्यादि विषय मैंने आपको लग्न के वीडियो में बताए थे। राहु के विषय में विस्तारवादी है, अचानक घटनाओं को अप्रत्याशित रूप से जो घटित कर देता है वह राहु है। एक उद्विग्नता है राहु। तो भाग्य भाव में, नवम भाव में, धनु राशि में बैठे रहेंगे राहु। तो कन्या राशि ग्रहम प्रोक्तम राहु च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तम एव च। नीच राशि के रहेंगे यहाँ पे राहु। भाग्य भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है, यात्राओं का भाव है, आपके पूर्व जन्म में जो पुण्य अर्जित किए हैं वह भाव है नवम भाव। बहुत सी चीज़ों को हर चीज़ में यदि कोई लक जो होता ना, प्रत्येक कार्य में यदि आपको जल्दी सफलता जो प्रदान कर दे वो नवम भाव है। त्रिकोण भाव है, सर्वे त्रिकोण नेता रोग्रह सुफलप्रदा। यहाँ के स्वामी सभी त्रिकोण सुफलप्रद होते हैं। तो हम राहु के नवम भाव की स्थिति की चर्चा करेंगे। अब राहु के लिए महर्षि पाराशर जी ने लघु पाराशरी में तो 3 श्लोक आते हैं। यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमोग्रहो नाथेन नेत्रेणापि संबंधाद्योगकारको। एक अर्थ है तमोग्रहो शुभारूढ़ा वसंबंधेन केनचित अंतरदशानुसारेण भवेताम योगकारको। तो यहाँ पे 2 श्लोक अपन को जरूरत पड़ेगी, पहला और द्वितीय। कहते हैं कि यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भावे संयुत तत्तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। राहु जिस भाव में रहते हैं, जिस भावेश के साथ में रहते हैं, उन्हीं का फल ज़्यादातर प्रदान करते हैं तमोग्रह, महर्षि पराशर जी के अनुसार। और भी बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती है। राहु का नवम भाव में बैठे रहना भाग्य में थोड़ी उद्विग्नता, चंचलता, भाग्य में थोड़ा अवरोध इत्यादि, तो पिताजी से थोड़ा मतभेद इत्यादि तो करवाता ही है। लेकिन हम शास्त्रानुकूल शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। नवम भाव भाग्य का भाव है। यहाँ राहु भाग्य में अनिश्चितता लेकिन अचानक चमक पैदा करता है। कहते हैं शास्त्र, नवमस्ते यदा राहु भाग्य हानिम करोति च कदाचित भाग्य वृद्धि से विदेशे जायते ध्रुवम। नवम भाव में राहु होने से जातक को अपने जन्म स्थान पर भाग्योदय कठिनाई से पैदा करता है। और नीच के रहेंगे यहाँ पे तो भाग्योदय में बड़ी परेशानियां हैं। उसे कई बार भाग्य की हानि महसूस होती है। बहुत से कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है, सोचता है कि किस प्रकार हो, लेकिन कार्य संपादन होने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जीवन में। कहते हैं लेकिन विदेश प्रवास या लंबी यात्राओं के दौरान उसका भाग्य अचानक और निश्चित रूप से चमकता है। यदि जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर उसको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। धर्म का भाव है नवम भाव, विश्वास का भाव है। एक महर्षि पराशर जी कहते हैं, धर्म स्थान यदा राहु पाखंडी धर्म तत्पर तीर्थ यात्रांच कुरुते कपटे न समन्वितः। यानी आपको धर्म से हटा करके कुछ अलग ही मार्ग पर प्रशस्त कर देता है। इसको हम कह सकते हैं विद्रोही दार्शनिक, विद्रोह उत्पन्न कर देता, धर्म के प्रति विश्वास नहीं कर पाता जल्दी से ऐसा व्यक्ति। मतलब यह है कि जहाँ तक पारंपरिक धर्म को नहीं मानता, वह दिखावे के लिए धर्म का पालन करता है। पाखंडी धर्म तत्पर, आडंबर धारण कर लेता धर्म का। यह अपनी एक अलग आध्यात्मिक विचारधारा विकसित कर सकता है। नवम भाव का राहु वह अनेक तीर्थ यात्राएं करता है, लेकिन उसके उद्देश्य में अक्सर भौतिक या कूटनीति चालें ही होती है। नवम भाव का राहु, नवम भाव पिता का भाव भी है, लेकिन दसम भाव को ही ज़्यादातर
दक्षिण में नवम को मानते हैं, उत्तर में दसम को मानते हैं, ऐसा मत है। लेकिन दसम भाव ही पिता का भाव है यदि विचार करें तो, क्योंकि माता का भाव चतुर्थ, तो माता का पति दसम भाव भी होना चाहिए। नवम भाव पिता का भी, जहाँ राहु वैचारिक मतभेद पैदा करता है। कहते हैं पितृसौख्य विहीन से पितृद्वेषी भवे नर गुरुद्वेषं च कुरुते चंचलो मतिमान अपि। जातक को पिता का पूर्ण सुख प्राप्त करने में बाधा आती है। पिता और जातक के बीच विचारों को लेकर के मतभेद होने की संभावनाएं व्यक्त होती है, भारी अंतर हो जाता है। वह अपने गुरुओं शिक्षकों के प्रति अनादर व्यक्त करता है या उनसे विद्रोही स्वभाव रखता है, भले ही वह स्वयं भी बहुत बुद्धिमान क्यों न हो। व्यक्ति मेष लग्न और धनु राशि का, राहु नीच राशि का, ऐसा व्यक्ति जातक बहुत महत्वाकांक्षी हो सकता है, बहुत खोजी हो सकता है। तो महर्षि पराशर जी कहते हैं, यानी कि फिलोसॉफिकल माइंड हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। धनु राशो यदा राहु नवमस्तो विशेषतः विद्यावान धनवान जाता है परदेशे च पूजितः। मतलब कि धनु राशि के नवम भाव में राहु तो उच्च शिक्षित और विद्वान बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान और चातुर्य के कारण विदेश में बहुत धन कमाता है, स्वदेश में नहीं, और वहाँ सम्मानित या पूजित हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि नवम भाव जिसके लिए राहु, नवम भाव में मेष लग्न के, साधु का वेश धारण कर करके किसी अन्यत्र प्रदेश में या देश में जाकर के, विदेश में जाकर के अच्छा पैसा, अच्छा पूजित हो सकता है। एक श्लोक और आता है, बहुप्रवासशील से परदेश रत सदा नवमे राहवे मर्त्यो भाग्यवान जायते न्यतः। मतलब कि जातक लंबी दूरी की यात्राएं करता है ऐसा व्यक्ति। जातक को यात्राएं करना बहुत प्रिय होता है, घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। वह अक्सर विदेश में ही बस जाता है। उसका वास्तविक भाग्योदय जन्मभूमि से दूर अन्यतः ही होता है। भाग्यवान जायते अन्यतः, अलग जगह जाकर के उसका भाग्योदय होता है। तो यह स्थिति राहु की नवम भाव में रहती है। राहु की दृष्टि लग्न पर रहेगी, आपके तृतीय भाव पर रहेगी, आपके पंचम भाव पर भी रहेगी। यदि दृष्टि की बात की जाए, पांचवी दृष्टि जो लग्न पर पड़ेगी वह जातक को बड़ा अत्यंत रहस्यमय और आकर्षण बनाती है। वह कूटनीति में माहिर हो जाता है ऐसा व्यक्ति, डिप्लोमेसी में। तृतीय भाव मिथुन राशि पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी। जातक अत्यंत साहसी और पराक्रमी हो जाता है। उसके संचार कौशल है, मतलब कि कम्युनिकेशन में गजब का प्रभाव होता है ऐसे व्यक्ति में। पंचम भाव पर भी दृष्टि पड़ती है तो जातक की बुद्धि बहुत तीव्र और शोधपरक होती है। वह सट्टे या जोखिम भरे निवेश से धन कमा सकता है। 42 वर्ष की आयु के बाद अत्यधिक भाग्य प्रबल हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का। दर्शन, कानून या उच्च तकनीकी शिक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य या उसके साथ संबंधों में तनाव, जैसा कि पहले बता दिया। स्थायी निवास या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबल योग भी राहु दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को केसर का तिलक लगाना चाहिए। एक पुस्तक और है, वहां पे क्या कहता है, धनुराशि अग्नि संख्या का द्विस्वभाव राशि है। ऐसा जातक जादू टोना स्मशान क्रिया तंत्र का जानकार होता है। बहन भाइयों का पोषक होते हुए भी लालची और बेईमान होता है। ऐसा जातक संतान से सुखी, अधिक यात्रा करने वाला, कुछ क्रोधी एवं तनुक मिजाजी होता है। भोज संहिता के अनुसार ऐसा जातक भाग्योदय में कुछ न कुछ रुकावट महसूस करता ही करता है। डॉक्टर बन सकता मगर बेईमान डॉक्टर। जांघों पर काले रंग के तिल के दाग हो सकते हैं। पिता की संपत्ति नहीं मिले, यात्राएं अधिक करे। अनुभव भी बताया रखा है इसमें कि नवमस्त राहु वाला व्यक्ति अपने द्वारा प्रारंभ किए गए कई कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ता है। ऐसा जातक देवताओं व तीर्थों में श्रद्धा विश्वास रखने वाला सभ्य व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलता है। व्यक्ति कृतज्ञ होता है परंतु अपने दुश्मन को भी नहीं छोड़ता है। प्रायः अपने पिता का इकलौता पुत्र होता है। बहन यदि हो तो 22वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है। भाई यदि हो तो 36वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे कुछ ग्रंथकारों ने कहा है। राहु की दशा मिश्रित फल देती है। यदि गुरु 8वें या 12वें स्थान में हो तो जातक पर विपत्ति का पहाड़ भी टूट सकता है, क्योंकि भाग्य
त्रिक भाव में जाकर के बैठ जाए तब तो। अब राहु के साथ में प्रत्येक ग्रह की युति का हम विचार करते हैं। राहु के साथ में यदि सूर्य आकर के बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। पंचम भाव के स्वामी होते हैं। त्रिकोण में ही आके बैठे हुए राहु के साथ में संतान पक्ष को लेकर के परेशानी, शिक्षा अधूरी छोड़ जाना, शैक्षणिक डिग्रियों को अच्छी प्रकार से हासिल नहीं करना, शिक्षा में लगातार बाधाएं उत्पन्न होना, प्रेम संबंधों में धोखा, मित्रों से दगा, जीवन साथी से अनपेक्षित हानि, आर्थिक, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। सूर्य लग्न के भी कारक होते हैं, आत्मा के भी कारक होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य में परेशानी। पिता के कारक भी होते हैं तो पिता के जी के स्वास्थ्य में परेशानी। एक आत्महीनता, आत्मबल कमजोर होना, सूर्य का राहु के साथ में बैठे रहना, ग्रहण दोष होने के कारण। सूर्य राजा है, सम्मान है, समाज में प्रतिष्ठा है, तो कहीं ना कहीं सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर कलंक लगना, पदच्युत होने का भय, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। यदि राहु के साथ में चंद्रमा हो, चंद्रमा यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। पहले मैं सूर्य का बता देता हूँ क्या दे रखा है। राहु के साथ सूर्य जातक का भाग्योदय विद्यार्जन से कराएगा, ऐसा यहाँ पे कह रखा है, लेकिन विद्या में व्यवधान तो उत्पन्न होगा, अनुभव तो यही कहता है। यदि राहु के साथ में चंद्रमा हो, चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, माता के कारक होते हैं। चतुर्थ भाव से मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, सुख इत्यादि का विचार करते हैं। सुख में कमी। राहु और चंद्रमा की युति मानसिक संताप, मानसिक अशांति, बेचैनी, घबराहट इत्यादि की स्थितियां उत्पन्न कर देती है। जेल यात्रा के योग भी बनाते हैं। भाग्य में व्यवधान तो होगा ही होगा। यहाँ पे ग्रहण दोष है चंद्र और राहु का। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मकान, वाहन, भूमि से संबंधित परेशानी, विवादित भूमि हो, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। घर में मन नहीं लगना, बाहर ज़्यादा रहना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है चंद्र और राहु की युति। इसमें तो कह रखा है कि राहु के साथ चंद्रमा जातक का भाग्योदय माता की मदद से कराएगा, मतलब कि इन्होंने राहु का और चंद्रमा का फल अच्छा बता रखा है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा भी आपको देखने को मिलेगा। राहु के साथ में मंगल हो, लग्नेश और अष्टमेश है यहाँ पे मंगल। अंगारक दोष कहते हैं इसको, राहु नीच के बैठे हुए। वैसे नवम भाव का राहु अच्छा फल प्रदायक रहता है, ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा कहा है। बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में नवम भाव का राहु देखा गया है। लग्नेश का राहु के साथ में बैठे रहना थोड़ा सही नहीं है कहीं से भी। लग्नेश के साथ अंगारक युति, क्रोधी हो सकता है, कलह प्रिय हो सकता है, बातूनी हो सकता है, कानूनी प्रपंचों में पड़ सकता है, घर में वैमनस्यता, भाइयों से परेशानी, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। यदि राहु के साथ में बुध हो तो बुध और राहु की युति जड़त्व योग का निर्माण करती है। बुद्धि में भ्रम हो या विस्मृति ज़्यादा होना, किसी चीज़ों को याद नहीं रख पाना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। राहु और बुध की युति व्यापारिक लेन देन के अंदर भी हानि को दर्शाती है। तृतीय भाव को देखेगा, इसलिए परम पराक्रमी होगा ऐसा व्यक्ति। गुरु, राहु के साथ में गुरु हो, राहु के साथ में गुरु होने के कारण गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है। यह भी मेरे उस भाग्य भाव में बैठे रहेंगे तो ये तो स्थिति सही रहेगी। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्यास्ते वृद्धि ही। नीच भंग हो जाएगा राहु का यहाँ पे। नीच भंग होने के कारण श्रेष्ठतम परिणाम ऐसे जातक को देखने को मिलेंगे। भाग्यशाली और तेजस्वी हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, भाग्य साथ देगा, अकस्मात भी भाग्य साथ देगा। ऐसे कार्य भी ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल होंगे जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकती थी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा। अच्छी स्थिति निकल करके आती है नवम भाव में गुरु और राहु की। तो भले ही गुरु चांडाल हो, योग हो, गुरु चांडाल दोष अस्थिर करता है, एक जगह नहीं रहने देता व्यक्ति को। यदि राहु के साथ में शुक्र स्थित हो
तो ये लंपट योग का सृजन करता है। व्यसनासक्ति हो सकता है ऐसा व्यक्ति, परस्त्रीगामी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, स्त्री हो तो जार पुरुषगामी हो सकती है, गामिनी हो सकती है। सप्तमेश है यहाँ पर, द्वितीय से पत्नी दाम्पत्य जीवन के लिए सही नहीं कहूँगा मैं, आर्थिक रूप से भी लॉस देने वाला रहेगा। लेकिन राजयोग का भी निर्माण होता है यहाँ पे। धनेश का भाग्य भाव में बैठे रहना राहु के साथ में धनवान बना सकता है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकता है। यदि राहु के साथ में शनि हो, शनि दशमेश है, एकादशेश है, करियर के लिए यह श्रेष्ठतम स्थिति रहेगी। यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम तमो ग्रहो नाथेना नेत्रेणापि संबंधाद योग कारको। करियर व्यापार व्यवसाय के लिए श्रेष्ठतम है लाभेश का, दशमेश का त्रिकोण में बैठ करके राहु के साथ में बैठे रहना राजयोग का निर्माण करता है। बड़े पदों पर आसीन हो सकता है व्यक्ति, अच्छी किस्मत का होगा। श्रापित योग भी है, तो किसी व्यक्ति को वाणी से, वचन से, काया से किसी प्रकार से कष्ट ना दे तो यह स्थिति और भी अच्छी होगी। तो धन्यवाद। अब हम आगे दसम भाव में राहु के विषय में विचार करेंगे। धन्यवाद।